हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट लेक्चर नंबर 10th ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हमने गैल्वानिक सेल के बारे में पढ़ना है। गैल्वानिक सेल इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सिस्टम है जहां पर ये इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल मीन्स सम केमिकल रिएक्शंस, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड होने का मतलब ये है कि इस सिस्टम में हम सम केसेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे एंड अदर सिस्टम्स में हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सिस्टम है, ये हमारे पास इसमें जो इसके एसेंशियल कंपोनेंट्स है उसमें एक तो इलेक्ट्रोड्स आ जाता है एंड सेकंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है। इलेक्ट्रोड्स जो है ये मेटल रोड्स हैं, ठीक है, मेटल के बने हुए कुछ मेटल रोड्स हैं, और जो इलेक्ट्रोलाइट है ये एक सॉल्यूशन होता है जिसमें ये मेटल रोड्स डिप होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स है ये भी कंडक्टिव होने चाहिए, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने चाहिए। कुछ कंडक्टिव मेटल्स हैं जैसे आयरन है, कॉपर, जिंक, तो ऐसे कंडक्टिव मेटल्स जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है ये भी कंडक्टिव होना चाहिए। इसके कंडक्टिव होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होते, ठीक है, इसमें आयंस मूवमेंट करते हैं। तो एक ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जिसमें आयंस प्रेजेंट हो, आयंस की मूवमेंट हो, क्योंकि फ्लो ऑफ आयंस होगा उससे भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उससे भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो इन इलेक्ट्रोड्स में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा और इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में फ्लो ऑफ आयंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, वाटर में या एक्वस सिस्टम्स में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। वहां पर हमेशा जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो आयंस हैं, वही प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं की मूवमेंट और माइग्रेशन की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। अब हम देखते हैं कि गैल्वानिक सेल क्या है। अब ये जो गैल्वानिक सेल है इसको वोल्टिक सेल भी कहते हैं, वोल्टिक सेल भी कहते हैं, और इसको बैटरी सेल भी कहते हैं। अब ये एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें केमिकल एनर्जी, देखिए, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसमें एक्चुअली फिनोमिना क्या होता है कि एक केमिकल रिएक्शन है वो प्रोसीड होता है स्पॉन्टेनियसली प्रोसीड होने का मतलब है कि वो ऑन इट्स ओन, अपने बिहाफ पर, अपने एक्सपेंस पर प्रोसीड होता है केमिकल रिएक्शन। फिर उस केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है। ये एक्चुअली फिनोमिना है जो एक गैल्वानिक सेल में, वोलेटिक सेल में या बैटरी सेल में होता है। अब ये जो केमिकल एनर्जी है ये वो एनर्जी है जो स्टोर्ड है इन रिएक्टेंट्स। केमिकल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी होती है इन रिएक्टेंट्स में, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये वो काइंड ऑफ एनर्जी है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रोड्यूस होती है। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स स्टे हुए वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि वहां पर कोई वर्क ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स जस्ट स्टे। तो इस वोलेटिक सेल में हमारे पास नो एक्सटर्नल पावर सप्लाई, हमें कोई एक्सटर्नल पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती। रिएक्टेंट्स ने रिएक्शन खुद ब खुद प्रोसीड करना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि एक जो केमिकल रिएक्शन है
ये खुद ब खुद किस तरह से हो सकता है? तो देखिए एक केमिकल रिएक्शन में हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं, इन रिएक्टेंट्स के पास है, ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी होती है और रिएक्टेंट्स अपनी हायर एनर्जी स्टेट पर होते हैं, हायर एनर्जी स्टेट पर प्रेजेंट होते हैं रिएक्टेंट्स। तो अपनी ज्यादा एनर्जी स्टेट में होने की वजह से वो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स ऑन इट्स ऑन, तो यहाँ पर कोई एक्चुअली मैजिक नहीं हो रहा होता, बल्कि इसी तरह ही फिनोमिना है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स है वो हायर एनर्जी स्टेट में है, उनके पास जो एनर्जी स्टोर्ड है वो ज्यादा अमाउंट में है। अब बस वो आपस में उस एनर्जी की बेसिस पर, उस फ्री एनर्जी की बेसिस पर आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट्स बनाएंगे, वो प्रोडक्ट्स लोअर एनर्जी स्टेट पे आ जाएंगे और सिस्टम हमारा स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी के लिए जो रिएक्टेंट्स हैं वो एक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि एक बॉल रोल्स डाउन हिल्स ऑन इट्स ओन, कि बॉल जो हिल से खुद ब खुद रोल डाउन हो जाती है, या जो हॉट टी है वो कूल हो जाती है आफ्टर सम टाइम। और या आप एक और एग्जांपल ले सकते हो कि वाटर फ्लो होता है, वाटर हमेशा फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल फ्लो होता है, ठीक है। अब ये वाले जो 3 प्रोसेसेस हैं, बॉल रोल्स डाउन ऑन हिल और वाटर फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल एंड हॉट टी कूल्स डाउन क्विकली, तो ये जो तीनों प्रोसेसेस हैं ये भी स्पॉन्टेनियस है, ऑन इट्स ओन हो रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर गैल्वानिक सेल में भी होने वाले जो केमिकल रिएक्शन है वो इस बेसिस पर स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं कि उनके पास जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो हायर एनर्जी स्टेट में होते हैं। अब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, वहां पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, वहां पर हम एक्सटर्नल पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पावर सप्लाई ऑब्टेन होती है। इसकी एग्जाम्पल में गैल्वानिक सेल की एग्जाम्पल में बैटरीज आ जाती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बैटरीज है, ठीक है। बैटरी में जो एक्चुअली फिनोमिना हो रहा होता है, हम कोई एक्सटर्नल पावर सप्लाई नहीं देते, बैटरी खुद ब खुद अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अभी हम आगे इसका सारा फिनोमिना देखेंगे, फिर आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। अब हम गैल्वानिक सेल की कंस्ट्रक्शन देखेंगे, तो आप सब हेडिंग लगाएंगे कंस्ट्रक्शन की। तो देखिए गैल्वानिक सेल में हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड ऑन इट्स ओन। तो केमिकल रिएक्शन में हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, लाजमी तौर पर होते हैं। फर्स्ट पार्ट ये होता है कि जहां से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। उस केमिकल रिएक्शन में कुछ रिएक्टेंट्स है जहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, और एक सेकंड पार्ट होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हुए जो है वो एक्सेप्ट होते हैं। तो इसलिए हमारे पास 2 प्लेसेस हैं गैल्वानिक सेल की कंस्ट्रक्शन में भी, केमिकल रिएक्शन की वजह से ही 2 प्लेसेस आ जाती है। फर्स्ट प्लेस जहां से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे उसको भी हम एक हाफ सेल कहेंगे, फर्स्ट हाफ सेल कहेंगे, ठीक है, फर्स्ट हाफ सेल। और जहां पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होंगे उसे सेकंड हाफ सेल कहेंगे। तो हाफ सेल का बेसिकली हाफ सेल का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन, यानी एक इलेक्ट्रोड जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और उसका सॉल्यूशन। और अगर फुल सेल आ जाएगा तो फुल सेल में हमारे पास 2 हाफ सेल होंगे, तो वो फुल सेल बन जाएगा। अब जैसे हम हाफ सेल की एग्जांपल लेंगे, फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं जिंक हाफ सेल की, ठीक है, जिंक हाफ सेल की एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास अगर हमने एक जिंक हाफ सेल बनाना है, उसके लिए हमारे पास सबसे पहले एक जिंक मेटल रोड होगा, एक जिंक मेटल रोड और एक जिंक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा,
ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा, दोनों कंडक्टिव होंगे। तो यहां पर हम एक सिंपल बिल्डअप करते हैं कि ये हमारे पास एक जिंक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, यहां पर जिंक आयंस है और ये एक जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक का बना हुआ है। ठीक है, अब ये एक हाफ सेल है। अब यहां पर देखिए इंटरेस्टिंग फिनोमेना क्या हो रहा है। ये हमारे पास जिंक मेटल है, जिंक मेटल की सरफेस पे यहां पर जिंक एटम्स है। तो जैसे ही हमने इस जिंक मेटल रोड को इसी के आयंस के सॉल्यूशन में डिप किया, तो फौरन यहां से जिंक मेटल एटम्स डिटैच हो जाएंगे, जिंक मेटल एटम्स डिटैच हो जाएंगे और इस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ आयंस। जैसे ये सॉल्यूशन में आएंगे, ये फौरन आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। आयन में किस तरह से कन्वर्ट होंगे कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे। जैसे ही हमने जिंक मेटल स्ट्रिप को इसके सॉल्यूशन में डिप किया, तो उस सॉल्यूशन की इफेक्ट की वजह से जो जिंक मेटल एटम्स थे फ्रॉम सरफेस, वो एटम्स सरफेस से डिटैच हुए, अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किया वो यहां पर आ जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड की सरफेस के ऊपर यूं एक्यूमुलेट हो जाएंगे और फौरन इस सॉल्यूशन में जाकर जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, इवन विदाउट एन एक्सटर्नल फील्ड। सिर्फ अगर हमने ये इतना सेटअप लगाया तो ये इतना फिनोमिना हो चुका है। अब एक सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं कॉपर हाफ सेल की। तो देखें, कॉपर हाफ सेल के एग्जांपल के लिए भी सिंपल, हमें एक कॉपर मेटल रॉड चाहिए और एक कॉपर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन चाहिए। तो यहां पर हमने एक कॉपर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया और उसमें हमने कॉपर मेटल रॉड को डिप कर दिया, सिंपल। लेकिन अब देखें, कॉपर वाले हाफ सेल पे ये वाला फिनोमिना नहीं होगा। कॉपर एटम्स यहां से डिटैच होकर अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां कॉपर के सरफेस पर एक्यूमुलेट करवाकर खुद को आयंस में कन्वर्ट नहीं होंगे। कॉपर के पास टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कॉपर ने इस मेटल सरफेस पर अगर कोई आयन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, जाहिर है वो भी मेटल है ना, वो भी थोड़ा सा नेगेटिवली चार्ज तो है ही। यहां पर जो कॉपर इलेक्ट्रोलाइट के आयंस प्रेजेंट हैं, ये वाले आयंस फौरन इस सरफेस की तरफ मूव करेंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन पिकअप करेंगे और इलेक्ट्रॉन पिकअप करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स पिकअप किए और जाकर कॉपर सॉलिड, यहां पर कॉपर सॉलिड डिपॉजिट हो जाएगा एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज क्यों किए और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों किए। तो इसका आंसर सिंपल है, इसके लिए आपको जिंक और कॉपर दोनों की नेचर को समझना होगा। नेचर को समझने के लिए हमारे पास एक तो हमें उस मेटल का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, जैसे जिंक का 30 है, और सेकंड उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जिंक का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये आर्गोन N3D10 एंड 4s2। देखिए 30 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पर 18 आ गए, यहाँ पर 10 28 और ये 2 30। तो देखिए अब जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3D10। ठीक है, एंड दिस इज द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक। इसलिए जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है। अब दूसरी तरफ अगर आप कॉपर को देखो तो कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है वो 29 है। कॉपर का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आर्गोन N3D10 एंड 4s1। तो अगर अब कॉपर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो कॉपर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर आर्गोन 3D10, ये जो कॉपर की स्टेट है दिस इज आल्सो स्टेबल। लेकिन अगर कॉपर यही एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अगर ये वाली स्टेट देता है 4s2 वाली, दिस इज इवन मोर स्टेबल देन दिस वन।
इसलिए कॉपर के पास टेंडेंसी है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन ही करना है। अब आगे नेक्स्ट बहुत सारे जो है वो मेटल्स आएंगे। अगर तो आप इनको मेमोराइज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेमोराइज ही कर ले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि कौन सा मेटल टेंडेंसी रखता है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड विच मेटल हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आप इसकी नेचर को स्टडी करेंगे तो वो भी आप पे डिपेंड करता है। फिर उसके लिए आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता होना चाहिए, फिर उसके बाद होने वाली उसके अंदर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी भी थोड़ी बहुत समझ पाओ होनी चाहिए कि किस तरह से ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, किस तरह से कम स्टेबिलिटी होती है। तो इससे अच्छा है कि आप इन थोड़ी बहुत मैटर्स को मेमोराइज कर लो कि कॉपर के पास टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एट कॉपर के पास टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड जिंक के पास टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इसकी थोड़ी सी वर्किंग की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब वर्किंग हेडिंग लगाएंगे आप सब वर्किंग की। तो वर्किंग के लिए सबसे पहले तो हमने कनेक्ट करना है इनटू हाफ सेल्स को, आपस में कनेक्ट करना है। तो देखिए जो हम कनेक्ट करेंगे वो किस तरह से करेंगे, हम एक वायर लगा देंगे, ठीक है, यहां से हम एक वायर लगा देंगे, ठीक है। अब देखो जैसे ही हमने वायर लगाएंगे यहां पर स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन हो रहा है। स्पॉन्टेनियसली क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे ही हमने जिंक मेटल रॉड को उसके सॉल्यूशन में डिप किया तो जिंक के पास इतनी स्टोर्ड एनर्जी थी कि वहां पर ये वाला प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब आपने फिनोमेना समझना है कि एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हमने जिंक के मेटल रोड को इसके सॉल्यूशन में डिप किया तो यहां से जो जिंक मेटल एटम्स थे वो इलेक्ट्रोड की सरफेस से डिटैच हुए बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। जिंक सॉलिड इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जिंक आयंस यहाँ सॉल्यूशन में अब आ जाएंगे, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए हैं वो यहाँ इलेक्ट्रोड की सरफेस पर यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। जैसे थोड़े से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होंगे, जैसे थोड़ा सा टाइम गुजरेगा ये रिएक्शन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होंगे एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल्शन इफेक्ट क्रिएट करेंगे। उस रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ वायर्स से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ वायर से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ कॉपर की इलेक्ट्रोड पर आ जाएंगे, यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ पर फौरन से ही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। हमने यहाँ पर सपोज एक बल्ब अगर लगा दिया है तो फौरन से ही बल्ब यहाँ पर लाइट अप हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स अब फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आते रहेंगे, अब जो कॉपर आयंस हैं इस सॉल्यूशन में से वो यहां इलेक्ट्रोड की सरफेस पर सबसे पहले मूव करके माइग्रेट करके जाएंगे। यहां से एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्मेशन हो जाती है। देखिए इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्मेशन, इस इलेक्ट्रोड की बात हो रही है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, यहां से मूव करते हुए इधर आ जाएंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यूं रीअरेंज हो गए हैं। इसी तरह जो कॉपर आयंस है ये भी सॉल्यूशन में से यूं इलेक्ट्रोड की सरफेस के साथ यूं इस तरह से रीअरेंज हो जाएंगे। और ये वाला जो फिनोमेना है ये 10 नैनोमीटर थिकनेस में होता है। एक डबल लेयर फॉर्मेशन हो जाती है, एक पॉजिटिव लेयर एक नेगेटिव लेयर, इसको ही इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कभी भी मेटल की सरफेस को नहीं छोड़ेंगे, कॉपर आयन खुद आएगा यहाँ पर 10 नैनोमीटर में ये फिनोमेना होगा। 10 नैनोमीटर की थिकनेस में कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को पिकअप करेगा और सॉलिड कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हो रहा है, यहाँ पर ये वाला फिनोमिना हो रहा है और जो सॉलिड कॉपर है वो यहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें सॉलिड डिपॉजिट कॉपर की मिल जाएगी। तो जैसे जैसे इस रिएक्शन का टाइम गुजरता जाएगा
जो जिंक मेटल एटम्स हैं वो यहाँ इलेक्ट्रोड के सरफेस से डिटैच होते रहेंगे, तो जिंक डिसॉल्व होता रहेगा बाय टाइम। जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये डिसॉल्व होता रहेगा, लेकिन जो कॉपर इलेक्ट्रोड है ये ग्रो अप होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉपर एटम्स अब ग्रो करते रहेंगे, अटैच होते रहेंगे। तो हमारे पास जो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन है वो इस तरह से आएगा कि जिंक प्लस कॉपर गिव्स टू जिंक 2 पॉजिटिव आयन प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो देखिए बाय टाइम जैसे जैसे इस रिएक्शन को टाइम गुजरता जाएगा, यहां से जो जिंक मेटल है ये जिंक इलेक्ट्रोड डिसॉल्व होता रहेगा, और इस सॉल्यूशन में जो जिंक आयन कंसंट्रेशन है ये इंक्रीज होती रहेगी। ऐसे ही होगा ना, बाय टाइम ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये डिसॉल्व होता रहेगा, इस सॉल्यूशन में जिंक आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होती रहेगी। तो अब आप लिखेंगे कि जो जिंक हाफ सेल है वो बाय टाइम हो जाएगा 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड, बहुत ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव आयंस इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी तरफ देखें कॉपर सेल में क्या फिनोमेना होगा कि वो 2 नेगेटिवली चार्ज्ड होता रहेगा। जैसे जैसे टाइम गुजरता रहेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा से ज्यादा इधर फ्लो होते रहेंगे, और यहाँ पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे। हमारे पास एक टाइम आएगा कि यहाँ पर जो कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, कॉपर आयंस ने जितने यहाँ पर थे सॉल्यूशन में उन सब ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को पिकअप करके सॉलिड कॉपर बना दिया, ये वाला ग्रो अप हो जाएगा, और यहाँ सॉल्यूशन में कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी। इधर सॉल्यूशन में जिंक आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे इस सेल में चार्ज इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चार्ज इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। चार्ज इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्लो करने में इलेक्ट्रॉन फ्लो भी स्लो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो स्लो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रेजिस्टेंस फील करेंगे, बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ रिपल्शन और रेजिस्टेंस फील करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टॉप हो जाएगा। इवेंचुअली थोड़ा सा टाइम और गुजरेगा और इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टॉप हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी क्लोज हो जाएगी, जो बल्ब है हमारे पास वो भी ऑफ हो जाएगा, और ये जो सेल है जो पूरी बैटरी है ये इवेंचुअली डाई हो जाएगी। फिर हमारे पास जो यहाँ पर रिएक्शन हो रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो फिर फ्लो करेंगे नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस होगी नहीं, ये जो हमारे पास रिएक्शन है ये अभी भी हो रहा है। यहाँ से जो जिंक मेटल्स हैं वो अभी भी डिटैच होकर यहाँ पर इकट्ठा हुई जा रही है, जिंक आयंस कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई है। अब ये वाली जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज हो रही है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल वर्क क्लोज हो जाएगा, अब वो सारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट वेस्ट हो रही है। तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास जो गैल्वानिक सेल में आती है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इस वाले कंटेनर में बहुत ज्यादा जिंक आयन कंसंट्रेशन हो गई है और यहाँ पर कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन बहुत कम हो गई है, तो आप सिंपल क्या करें, इस वाले सॉल्यूशन को कंटेनर को उठाएं और थोड़ा सा इसके अंदर पोर कर दें, थोड़ा सा उसके अंदर डाल दें कॉपर वाले कंटेनर में, या यहाँ से इलेक्ट्रोड उठाएं और यहाँ पर रख दें। देखिए अगर हम इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर देते हैं, सॉल्यूशन मिक्सिंग अगर हो जाती है तो फिर हमारे पास ये वाला जो रिएक्शन है कि जिंक प्लस कॉपर आयन गिव्स टू जिंक आयन प्लस कॉपर सॉलिड, ये वाला रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन इमीडिएटली होगा, इंस्टेंटली होगा, इतनी तेजी से होगा कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे, नो इलेक्ट्रॉन फ्लो।
इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी अभी भी प्रोड्यूस नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी तो हमारे पास बल्ब भी अब लाइट अप नहीं होगा। यहाँ पर इस वाले रिएक्शन में अगर हम इन दोनों सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास ये वाला रिएक्शन इतनी जल्दी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली जंप कर जाएंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स सरफेस और इलेक्ट्रॉन कोई भी एक्सटर्नल सर्किट के साथ फ्लो नहीं करेंगे, यानी एक्सटर्नल वायर में से फ्लो नहीं करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल वायर में से फ्लो ही नहीं करेंगे तो फिर वाला ये वाला जो रिएक्शन है इसकी एनर्जी सारी इन द फॉर्म ऑफ हीट वेस्ट हो जाएगी। इसलिए हम इन दोनों सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि मिक्स करने से शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ सेल डिवेलप हो जाता है। शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ सेल डेवलप हो जाता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स ने कोई इजीएस्ट शॉर्टेस्ट वे अपनाया और वो फ्लो कर गए। अब अगर हम इन दोनों सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स कर देते हैं, ठीक है, अगर इन दोनों सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली जंप कर जाएंगे और यहाँ पर हमें सिंपल एक कॉपर सरफेस कॉपर मेटल्स मिल जाएंगे, कॉपर एटम्स मिल जाएंगे। लेकिन ये जो वायर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, फिर वायर का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। जब वायर ही नहीं होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो भी नहीं करेंगे और वायर के साथ ही हमने बल्ब को कनेक्ट करना है तो हमारे पास बल्ब भी लाइट अप नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस नहीं होगी। जो यहाँ पर वोल्टेज डेवलप होगा वो सारा कोलैप्स हो जाएगा और सेल डाई हो जाएगा। इसलिए इन दोनों सॉल्यूशंस को हम मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि फिर शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ सेल अकर हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स एक शॉर्ट इजीएस्ट वे अपना लेते हैं और वो डायरेक्टली इनसाइड सॉल्यूशन सारा फिनोमेना हो जाता है, विदाउट एनी एक्सटर्नल सर्किट, विदाउट एनी वायर्स, विदाउट एनी बल्ब, विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोडक्शन, एंड एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब हम फिनोमेना देखेंगे सॉल्ट ब्रिज का। तो स्टूडेंट्स अब हमने देखना है कि हाउ वी यूज सॉल्ट ब्रिज टू ओवरकम वोल्टेज ड्रॉप। तो देखिए ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये एक ऐसा ब्रिज है जिसमें सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स जैसा कि पोटाशियम क्लोराइड है, पोटाशियम नाइट्रेट है, ठीक है। अब ये सॉल्ट्स होंगे और ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये यू शेप ब्रिज है और ये स्ट्रिप ऑफ जेल भी है, इसके अंदर जेल होता है। हम इस सॉल्ट ब्रिज को यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड्स के सॉल्यूशंस में इसको इमर्स्ड कर देते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज दोनों इलेक्ट्रोड्स के सॉल्यूशंस में इस तरह से डिप कर देते, इमर्स्ड कर देते हैं और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर एक जेल होती है और जेल में एक ये वाले सॉल्ट्स होते हैं, पोटाशियम क्लोराइड या पोटाशियम नाइट्रेट, ये वाले सॉल्ट होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वाले सॉल्ट्स हम इसके अंदर डाल देते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले क्यों हमने इस जेल के अंदर, यहाँ पर जेल में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले क्यों होंगे? क्योंकि जब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। जब कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे तो फिर हमारे पास आयंस अवेलेबल होंगे यहाँ पर। जैसे देखें अगर हमने इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो जेल है, जेल में पोटाशियम क्लोराइड या पोटाशियम नाइट्रेट सॉल्ट लिया हुआ है, तो ये पोटाशियम क्लोराइड भी और पोटाशियम नाइट्रेट ये दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने का मतलब है कि इन्होंने कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाना है इनटू आयंस।
पोटाशियम क्लोराइड ने पोटाशियम आयंस और क्लोराइड आयंस दे देने हैं आफ्टर डिसोसिएशन, और पोटाशियम नाइट्रेट ने भी पोटाशियम आयंस एंड नाइट्रेट आयंस दे देने हैं। ठीक है, अब जैसे ही हमने इस सॉल्ट ब्रिज को इस दोनों सॉल्यूशंस में इमर्स्ड किया, तो यहाँ पर जो जेल थी, जेल में पोटाशियम क्लोराइड और पोटाशियम नाइट्रेट सॉल्ट्स थे, वो फौरी अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाए, कुछ कैटायंस बन जाएंगे, कैटायंस जैसे पोटाशियम आयंस हो जाएगा, और कुछ एनॉयंस बन जाएंगे, एनॉयंस जैसे क्लोराइड आयंस है, नाइट्रेट आयंस है। तो यहाँ पर जिंक आयंस की जो एक्सेसिवनेस है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस सॉल्ट ब्रिज से जो एनॉयंस है, एनॉयंस यहाँ से सॉल्ट ब्रिज से इस सॉल्यूशन में माइग्रेट कर जाएंगे। एनॉयंस जैसे क्लोराइड आयंस हो गया और नाइट्रेट आयंस हो गया NO3 नेगेटिव। तो इस वाले अब इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन में जो एनॉयंस हैं वो माइग्रेट कर जाएंगे, और इधर यहाँ पर जो कैटायंस हैं वो माइग्रेट कर जाएंगे यहाँ सॉल्ट ब्रिज से, जेल को लीव करके ये वाले चार्ज्ड एनायंस और कैटायंस यहाँ सॉल्यूशन में माइग्रेट कर जाएंगे। यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बहुत ज्यादा एक्सेस में थी, इसलिए उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज से नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आई, और अब यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड पर जो चार्ज है वो बैलेंस्ड हो चुका है। इसी तरह यहाँ पर जो है वो कॉपर आयंस बहुत कम हो चुके थे, कॉपर आयंस कैटायंस हैं, यहाँ पर उनकी डेफिशिएंसी थी, और जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गए थे इस इलेक्ट्रोड पर। इलेक्ट्रोड एक्सेप्शनली नेगेटिवली चार्ज्ड हो चुका था, उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ से जो कैटायंस है पोटाशियम आयंस वो यहाँ पर माइग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन देखें अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये होता है कि हमने ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है ये स्ट्रॉन्गली इनर्ट होना चाहिए। स्ट्रॉन्गली इनर्ट होने का मतलब है कि ये स्टेबल होना चाहिए, स्टेबिलिटी इनकी रिमेन कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर ये सॉल्ट ब्रिज को लीव करके सॉल्यूशन में माइग्रेट कर गई हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आफ्टर माइग्रेशन इन द सॉल्यूशन ये वाले जो क्लोराइड आयंस हैं या जो ये नाइट्रेट आयंस हैं ये इन जिंक वाले आयंस के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर दें, रिएक्ट करके यहाँ पर कुछ और ही प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा नहीं होता। ये जो क्लोराइड आयंस है या जो ये नाइट्रेट आयंस है ये हाईली इनर्ट है, स्टेबल है। क्लोराइड और नाइट्रेट कभी भी इन जिंक आयंस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्ट करके कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, जस्ट ये माइग्रेट करेंगे और इस सॉल्यूशन में आएंगे सिर्फ इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए। देखिए जब ये यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होंगी तो इससे ओवरऑल चार्ज जो है वो बैलेंस्ड ही हो जाएगा। अब ओवरऑल चार्ज बैलेंस्ड होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि क्लोराइड आयंस ने या जो नाइट्रेट आयंस ने इनके साथ रिएक्ट कर दिया और कुछ और ही प्रोडक्ट बना दिया जिसकी वजह से फिर ये सारा सिस्टम स्टेबल हो चुका है। तो बस यहाँ पर चार्ज बैलेंस्ड हो जाएगा, कोई न्यू प्रोडक्ट्स कोई न्यू स्पीशीज फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि जिंक मेटल जो है वो हाईली रिएक्टिव है देन क्लोराइड आयन। ठीक है ना, इसलिए जिंक कभी भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और ये जो नाइट्रेट है ये तो वैसे ही स्टेबल ग्रुप ऑफ एटम्स है बॉन्डेड टुगेदर, तो जो स्टेबल ग्रुप ऑफ एटम्स है पॉलीएटॉमिक आयन है ये वैसे हाईली स्टेबल है, ये कभी भी जिंक आयंस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इसी तरह हम यहाँ पर देखते हो कि जो पोटाशियम आयंस है वो इस वाले इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन में माइग्रेट करके आते हैं सॉल्ट ब्रिज से। तो यहाँ पर आके सिर्फ यहाँ पर जो कॉपर आयंस की कैटायंस की डेफिशिएंसी हो रही है थोड़ा सा बस उसको मेंटेन करेंगे और यहाँ पर रिएक्ट करके कुछ और प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो सॉल्ट्स लेने हैं एक तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए यानी कंप्लीटली डिसोसिएट होना चाहिए। अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो उसके आयंस बनेंगे और फिर वो आयंस माइग्रेट कर जाएंगे यहाँ सॉल्ट ब्रिज जेल से
जो है वो लीव आउट करके यहाँ सॉल्यूशंस में आ जाएंगे। और दूसरा कि वो स्ट्रांगली इनर्ट होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर जो पहले से मौजूद आयंस है उनके साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर दे। इसलिए हमने सबसे पहले सेल की नेचर देखनी है कि हम सेल कौन सा बिल्डअप करने लगे हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास जिंक कॉपर सेल था, ठीक है, जिंक कॉपर सेल था। तो अब हमने देखा कि जिंक कॉपर सेल के लिए जो सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स है वो पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर कैडमियम सिल्वर सेल ले रहे हैं या सिल्वर कैडमियम सेल ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमें इस कैडमियम और सिल्वर के लिहाज से देखना पड़ेगा कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, इनर्ट है, जो कैडमियम या सिल्वर आयंस के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ये वाला प्रोसेस भी सेल बिल्डअप करने से पहले देखा जाता है कि सॉल्ट ब्रिज में जो जेल है वो कौन से आयंस पर कंसिस्ट होगा। एंड सेकेंड थिंग ये देखें कि ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये जस्ट एक फिजिकल बैरियर है, ठीक है ना, एक फिजिकल बैरियर है, एक आयन हाईवे है, इसके अंदर जेल है। तो जैसे ही हमने इस सॉल्ट ब्रिज को यहाँ सॉल्यूशंस में इमर्स किया तो ऐसा नहीं होता कि ये यहाँ से जो सॉल्यूशन पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ जो सॉल्ट ब्रिज है इसमें एंटर होना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा प्रोसेस भी नहीं होता क्योंकि इस सॉल्ट ब्रिज में एक जेल होती है। तो वो जेल जो है वो सॉल्यूशन को वहां से पास आउट नहीं होने देती, इसलिए ये बहुत ही स्टेबल और सेफ एंड प्रोटेक्टिव वे है। ये सेल इजिली स्टेडीली रन अप हो जाता है। तो सॉल्ट ब्रिज हम क्यों यूज करते हैं? एक तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं, और सेकेंड कि जो सॉल्यूशंस हैं वो न्यूट्रल रहे, ठीक है ना, सॉल्यूशंस की न्यूट्रलिटी के लिए। एंड थर्ड के जो रिएक्शन है वो स्मूथली स्टेडीली होता रहे, रिएक्शन कंटिन्यू रहे, और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो भी कंटिन्यू रहे, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होती रहे, नो वोल्टेज ड्रॉप अक्कर। और सेकेंड थिंग कि all energy is used up in the production of electrical work. No energy is wasted in the form of heat when we use salt bridge. तो इन प्रोसेसेस के लिए, इन फंक्शंस के लिए हम सॉल्ट ब्रिज को यूज करते हैं। और ये जो सॉल्ट ब्रिज है, एक तो ये कि इसके अंदर जेल होना चाहिए, ठीक है, सेकंड कि ये यू शेप्ड होनी चाहिए। यू शेप्ड क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों सॉल्यूशंस में इमर्ज करनी है ना। एंड थर्ड कि ये जो सॉल्ट ब्रिज की बाउंड्री है, ये जो लाइनिंग है, ये पोरस मेम्ब्रेन की होनी चाहिए, ठीक है ना, पोरस मेम्ब्रेन। अब हम इस वोलेटिक सेल, गैल्वानिक सेल से रिलेटेड एक दो सिंपल क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करते हैं, और फिर उसके बाद हम एक सेल नोटेशन का छोटा सा टॉपिक है वो कवर अप करेंगे, फिर हम लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोलाइटिक, गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में थोड़ा सा जो डिफरेंसेस और जो सिमिलैरिटीज हैं ये देखते हैं, फिर हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखें, जो गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस वो ये है, हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जल्दी से बिल्डअप करते हैं। जैसे हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और एक ही सॉल्यूशन में ये डिप होते हैं, और एक को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एक को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास गैल्वानिक सेल है उसमें 2 हाफ सेल इस तरह से होते हैं, और सेपरेटली हम इलेक्ट्रोड्स को डिप करते हैं और यूं हम यूज करते हैं। देखिए, तो हमारे पास यहां पर गैल्वानिक सेल में यहां पर इस इलेक्ट्रोड पर यहां से इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई हो रहे होते हैं और यू मूव करते हैं, और इस वाले इलेक्ट्रोड पर
एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सप्लाई क्यों होते हैं? क्योंकि हमने सारा फिनोमेना देखा, क्योंकि यहाँ पर जो एटम्स है इस वाले इलेक्ट्रोड में, जिस मेटल से ये मिलके बना है उसमें टेंडेंसी है कि वो यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी और खुद आयंस में कन्वर्ट होके सॉल्यूशन में चली जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर इलेक्ट्रोड की सरफेस पर आ जाएंगे। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे और इस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ आ जाएंगे। ये वाला इलेक्ट्रोड जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फिनोमेना हो रहा है, तो यहाँ पर जो स्पीशीज है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है, इसलिए यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी ऑक्सीडेशन का फिनोमेना होता है, और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होती है वो एनोड कहलाता है। ठीक है ना? और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन, और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होती है उसे कैथोड कहते हैं। तो ये बातें आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अब इस टाइम एक्सेस में है, ठीक है ना? यहाँ पर जो स्पीशीज है वो कंटिन्यूअसली अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए जा रहे हैं, इसलिए ये वाला जो इलेक्ट्रोड है एनोड, गैल्वानिक सेल में जो एनोड है ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी स्पीशीज है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए जा रही है, और ये फुल ऑन टाइम ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ये नेगेटिवली चार्ज्ड ही रहता है। और जो यहाँ पर कैथोड है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता करता आता है, फौरन ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाता है बाय सम कैटाइन हियर। और यहाँ पर देखो ना, हमने यहाँ पर कुछ बल्ब या कुछ और इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी तो लगाई होती है ना, तो पहले ये डिवाइस इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं वो यहाँ पर आते हैं कैथोड की सरफेस पर। जैसे कोई एक दो इलेक्ट्रॉन आए, वो फौरन ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाते हैं बाय सम कैटाइन्स हियर। इसलिए थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कैथोड पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होती है। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब कि नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिव चार्ज डेफिशिएंट ही रहता है, कम ही रहता है। तो अगर नेगेटिव चार्ज कम रहता है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज वहां पर फिर मैक्सिमम होता है। तो गैल्वानिक सेल में जो कैथोड है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। लेकिन अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आ जाओ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अब हम जो बैटरी है ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगी, ना कि कोई यहाँ पर होने वाला फिनोमेना, वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ये जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है यहाँ से ही प्रोवाइड होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते हैं इस इलेक्ट्रोड पर। तो हमेशा इस वाले इलेक्ट्रोड पर जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्टेड है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एक्सेस में रहते हैं, और ये वाला इलेक्ट्रोड हमेशा कैथोड होता है। यहाँ पर रिडक्शन होती है। अब यहाँ पर रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो वाले एटम्स है, जैसे ही बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकले, इन एटम्स ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब बैटरी कॉन्टिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किए जा रही है, इसलिए यहाँ पर हमेशा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं। इसलिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है यहाँ पर जो कैथोड होता है ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, और जो एनोड है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, क्योंकि एनोड पर यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होगा, ऑक्सीडेशन ही होगी, और इसको एनोड ही कहते हैं। यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस आयंस में प्रेजेंट जो स्पीशीज है फौरन उनको एक्सेप्ट करेगी, और यहाँ पर जो है वो स्पीशीज अपने इलेक्ट्रॉन को, जो भी आएगी अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लूज करेगी। ठीक है ना? जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी फौरन ये वायर में से फ्लो करते हुए फिर से बैटरी की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एनोड पर हमेशा एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही रहती है, इसलिए एनोड पॉजिटिवली चार्ज होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो ये है मेन डिफरेंस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल में। और गैल्वानिक सेल में हमेशा जो इलेक्ट्रिसिटी है ये प्रोड्यूस होगी। ठीक है ना? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमेशा हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये टू मेन डिफरेंसेस है। अब जो सिमिलैरिटीज है वो देख लें, सिमिलैरिटीज क्या है।
ये डिफरेंसेस है। अब जो सिमिलैरिटीज है वो देख ले कि सेल, नो मैटर सेल इज गैल्वानिक और इलेक्ट्रोलाइटिक, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगी और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन ही होगी। नो मैटर सेल इज गैल्वानिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, दिस इज द की पॉइंट। एंड सेकेंड, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा वायर में से ही फ्लो करेंगे और आयंस हमेशा सॉल्यूशन में से ही फ्लो करेंगे। नो मैटर सेल इज गैल्वानिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से नोट डाउन कर लेना। तो अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्या वोलेटिक सेल इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम फॉलोइंग हाफ सेल्स, क्रोमियम इलेक्ट्रोड इन क्रोमियम सल्फेट सॉल्यूशन, लेड इलेक्ट्रोड इन लेड सल्फेट सॉल्यूशन। जैसे अगर हम 2 हाफ सेल्स बनाए तो यहाँ पर जो है वो क्रोमियम इलेक्ट्रोड है और ये क्रोमियम सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ड है। ठीक है, और यहाँ पर लेड इलेक्ट्रोड है और ये लेड सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ड है। और जो हाफ रिएक्शंस है वो गिवन है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्रोमियम से यहाँ लेड की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पर हम एक सॉल्ट ब्रिज भी लगा देते हैं। ठीक है, ये बहुत रफ बनाई है मैंने। तो देखिए जो रिएक्शंस गिवन है वहीं से ही आपको पता चल रहा है कि क्रोमियम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्रोमियम जो है वो वहां पे एनोड पर रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन का, और जो लेड है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कैथोड पर होती है रिडक्शन। ठीक है, कैथोड पर होगी रिडक्शन। तो सिंपल है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड होगा, कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा फ्रॉम क्रोमियम टू लेड होगा। और जो यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज में सपोज अगर हमने पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट आयंस लिए हैं, सॉल्ट्स लिए हैं, तो जो पोटाशियम आयंस हैं ये मूव करेंगे टुवर्ड्स लेड सल्फेट सॉल्यूशन, एंड जो एनाइंस हैं ये मूव करेंगे टुवर्ड्स क्रोमियम सल्फेट सॉल्यूशन। अगर अब हमने इस क्रोमियम लेड सेल का रिएक्शन ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन लिखना है तो वो भी सिंपल है। तो देखो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करना है। 3 और 2 का जो एलसीएम है वो 6 होता है, इसलिए हमने इस क्रोमियम वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव एंड 6 इलेक्ट्रॉन, और लेड इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लेड आयंस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन एंड 3 लेड सॉलिड। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली स्पीशीज को लिख देंगे 2 क्रोमियम प्लस 3 लेड गिव्स टू 2 क्रोमियम प्लस 3 लेड सॉलिड। तो ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन ओवरऑल आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था। इसी तरह बिल्कुल ऐसी ही जो सिमिलर एग्जांपल्स है उसमें एक जिंक सिल्वर सेल आ जाता है, सेकंड एक आयरन कॉपर सेल आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह ये दोनों सेल्स भी वर्क करते हैं, गैल्वानिक सेल, वोलेटिक सेल। देखिए ये जो इस तरह लिखा होता है ना मेटल्स का सेल, यहाँ पर जो फर्स्ट मेटल होता है इसका मतलब है कि इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी यहाँ पर एनोड पर होती है, तो यहाँ पर जिंक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्कर होगा, और जो सिल्वर है ये बाद में लिखा हुआ है इसकी होगी रिडक्शन। तो रिडक्शन जो है वो हमेशा कैथोड पर होती है, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फिनोमिना होगा। बिल्कुल ऐसी इक्वेशंस बन जाएगी। जिंक जो है वो 2 आयंस लूज करेगा और सिल्वर 1 आयन गेन करेगा। तो यहाँ पर इसको हम इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज कर देंगे। इसी तरह जो आयरन कॉपर सेल है बिल्कुल इसी तरह ये भी प्रोसीड होता है। जो आयरन है ये पहले लिखा हुआ है, यहाँ पर होगी ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होती है हमेशा एनोड पर, और जो कॉपर है बाद में लिखा होगा, यहाँ पर हो रही है रिडक्शन, और रिडक्शन होती है हमेशा कैथोड पर। तो इसी तरह ये वर्क करेगा।
ओके, सिंपल है, इलेक्ट्रॉन फ्लो अगर बताना है तो वो तो एनोड टूवर्ड्स कैथोड होगा। एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि silver oxide zinc cell maintains fairly constant voltage. Button form of this cell is used in watches, calculators, hearing aids. Half reactions are as follows. ये हाफ रिएक्शंस है, इनमें से अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि एनोड और कैथोड क्या है। तो बहुत ही सिंपल है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होती है। तो ये वाला जो रिएक्शन है जिंक वाला, ये हो रहा है एनोड पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेशन। और ये जो सिल्वर ऑक्साइड वाला है ये हो रहा है कैथोड पर, यहाँ पर हो रही है रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, इसलिए। तो ये वाला जो एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को देने का बस यही पर्पज है कि आप लोग ये ना सोचते रह जाओ कि सिर्फ एक जिंक कॉपर सेल है या कैडमियम सिल्वर सेल है या आयरन कॉपर सेल है। तो यही वाले जो मेटेलिक सेल्स हैं, इस तरह से जो सेल्स लिखे हुए होते हैं, दो मेटल्स होते हैं। फर्स्ट मेटल हमेशा ऑक्सीडेशन अंडरगो करता है, सेकंड हमेशा रिडक्शन अंडरगो करता है। तो आप लोग बस यही ना सोचते रह जाना कि बस इसी तरह के ही सेल्स होते हैं। देखिए ये वाला सेल भी है, देखिए यहाँ पे सिल्वर, जिंक और सिल्वर ऑक्साइड सेल है, ये रहा। तो ये कंपाउंड फॉर्म में भी हम एनोड या कैथोड ले सकते हैं। अब ये जो सिल्वर ऑक्साइड है ये सॉलिड होता है, ठीक है ना। तो सॉलिड है तो इसका इलेक्ट्रोड भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड हमेशा सॉलिड स्टेट में होता है। तो इसलिए हम अगर कोई भी स्टेबल कंपाउंड हमें सूटेबल लग रहा है तो उसके साथ भी सेल बिल्डअप कर सकते हैं, उसके सूटेबल किसी पेयर के साथ। जैसे यहाँ पे हमने जिंक ले लिया। अब ये जो जिंक और सिल्वर ऑक्साइड सेल है, ये एक तो स्मूथली 1.60 वोल्टेज पर काम करता रहता है, दूसरा ये इतना जो है वो सेफ और स्मूथली स्टेडीली वर्क करता है कि हम इसका एक बटन सेल डिजाइन कर सकते हैं। बिल्कुल स्मॉल बटन सेल, वो वॉचेस में, कैलकुलेटर्स में या हियरिंग एड्स वगैरह में यूज होता है, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होता है। और दूसरा, हम इस सेल में ये जो हाइड्रोक्साइड आयंस है, हम एक अल्केलाइन मीडिया यूज करते हैं। इस सेल में हम एक स्पेशल चीज ये कि हम एक अल्केलाइन मीडिया यूज करते हैं। अल्केलाइन मीडिया क्यों यूज करते हैं? ताकि जो जिंक है ये स्टेडीली स्मूथली ऑक्सीडाइज होता रहे और जो सिल्वर ऑक्साइड है स्टेडीली स्मूथली रिड्यूस होता रहे, एक कांस्टेंट वोल्टेज पर ये सेल काम करता रहे, उसके लिए हम अल्केलाइन मीडिया यूज करेंगे। अल्केलाइन मीडिया यूज करने से चूंकि वहां पे वाटर भी तो है ना, एक्वा सॉल्यूशंस है ना, तो हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन नहीं होती। सबसे मेन जो एडवांटेज है इस सेल का कि हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इसी वजह से हम इस सेल को जिंक सिल्वर ऑक्साइड सेल का एक बटन सेल डिजाइन कर सकते हैं। तो ये एमसीक्यूज आ सकते हैं कि विच सेल कैन बी यूज्ड एज अ बटन सेल डिजाइन। आप कहेंगे जिंक एंड सिल्वर ऑक्साइड इज यूज्ड एज बटन सेल। अब एक लास्ट, एक छोटा सा बिल्कुल टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वोलेटिक सेल के लिए, वो ये है कि नोटेशन फॉर वोलेटिक सेल। तो आप सब, अब ये लास्ट हेडिंग है इस लेक्चर की, इसके बाद हम अपने इस लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। बिल्कुल छोटा सा है, 5 मिनट लगेंगे इसको समझाने में। तो नोटेशन फॉर वोलेटिक सेल हम यूज करने देखने लगे हैं। तो देखो, जो हमारे पास गैल्वानिक सेल है या जो वोलेटिक सेल है, इसमें 2 हाफ सेल्स होते हैं, ठीक है ना। अब ये बात तो आप सबको पता चल गई है कि इसमें 2 हाफ सेल्स होते हैं। तो कोई भी अगर सेल आता है, हर बार में पूरा सेटअप बिल्ड करना कि जल्दी से 2 हाफ सेल्स बनाओ और फिर उसमें इलेक्ट्रोड लगाओ और फिर उसको जो है वो वायर से कनेक्ट करो, फिर सॉल्ट ब्रिज लगाओ, और ये सारा सेटअप जल्दी से बिल्डअप करने से अच्छा है कि हम एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन एक सिंपल नोटेशन है उसको यूज कर सकते हैं जो रिप्रेजेंट कर देगी इस पूरे सेटअप को। तो देखो, उस नोटेशन में हमारे पास, हमें पता है कि पहली बात तो ये कि लेफ्ट साइड पे जो हाफ रिएक्शन हो रहा होता है, जो हाफ सेल होता है, वहां पर ऑक्सीडेशन होती है और उसको एनोड कहा जाता है, ठीक है। ये तो
हमेशा अंडरस्टूड है कि लेफ्ट साइड पे हमेशा जो इलेक्ट्रोड होगा वो एनोड होगा, और सेकंड के जो राइट साइड पे इलेक्ट्रोड होगा वो कैथोड होगा, और वहां पे हमेशा रिडक्शन होगी। ठीक है ना, ये भी अंडरस्टूड बात है। चाहे आप वर्टिक सेल ले लें या इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले लें, जो भी सेल ले लें, लेफ्ट साइड वाला इलेक्ट्रोड हमेशा एनोड है, वहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है, और जो राइट साइड वाला इलेक्ट्रोड है वो हमेशा कैथोड है, वहां पे रिडक्शन हो रही है। तो हमने अब जब रिप्रेजेंटेशन करनी है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं जिंक कॉपर सेल की, ठीक है ना, जिंक कॉपर सेल की एग्जांपल लेते हैं। तो हमने इधर लेफ्ट साइड पे जिंक को लिखा है, इसका मतलब है कि जिंक की यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी, जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये एनोड है। राइट साइड पे कॉपर लिखा है, इसका मतलब है कि कॉपर की रिडक्शन होगी, जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो कैथोड है। तो जिंक इस तरह से ऑक्सीडाइज होगा कि जिंक सॉलिड से जिंक आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, और जो कॉपर है वो इस तरह से रिड्यूस होगा कि कॉपर आयंस ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन की और ये सॉलिड कॉपर में कन्वर्ट हो गए। अब हमने इसको नोटेशन किस तरह से देनी है, वो ये है कि हम लिखेंगे, ये पूरा रिएक्शन लिखना, ये जो पूरा सेटअप बनाना, इससे अच्छा है कि हम क्या लिखेंगे, पहले जिंक लिखेंगे, जिंक सॉलिड। जिंक सॉलिड से जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है। जब ये आयन में जाएगा तो आयंस हमेशा सॉल्यूशन में एक्वस में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम एक यहाँ पर एक वर्टिकल बार लगा देंगे यू, तो ये नोटेशन हो जाएगी, ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि जिंक सॉलिड से जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है। और ये जो वर्टिकल बार है ये एक फेज बाउंड्री है, ये बाउंड्री बता रही है, सॉलिड और सॉल्यूशन बाउंड्री। ठीक है, इसी तरह अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है तो कॉपर आयन कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हमने दरमियान में लगा दी एक वर्टिकल बार। वर्टिकल बार इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि जो कॉपर आयंस हैं ये कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये एक बाउंड्री है सॉल्यूशन और सॉलिड की। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज को हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक डबल वर्टिकल बार्स यूज कर लेते हैं। तो अगर अब हमने इस जिंक कॉपर सेल जो कि एक वोलेटिक सेल है, गैल्वानिक सेल है, इसकी नोटेशन लिखनी है तो यूं लिखेंगे कि पहले ऑक्सीडेशन का फिनोमिना हो रहा है कि जिंक सॉलिड से जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और दरमियान में सॉल्ट ब्रिज लगाई है हमने डबल एंड वर्टिकल बार जिससे सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट किया। फिर हमने लिखा कि कॉपर एक्वस से कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे जिंक कॉपर सेल को। तो देखिए ये जो हमारे पास सिस्टम्स थे ये सॉलिड सॉल्यूशन सिस्टम्स थे, सॉलिड सॉल्यूशन सिस्टम्स थे। ठीक है ना, कुछ गैस आयन या गैस सॉल्यूशन सिस्टम्स भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड पर गैस रिलीज हो रही होती है। तो जब हम एनोड या कैथोड गैसियस स्टेट वाला लेते हैं तो अब जाहिर है गैस का तो हम एक सॉलिड इलेक्ट्रोड बना नहीं सकते, तो हम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लैटिनम का या कार्बन का लेते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पर कहा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, इस वाले एनोड पर हाइड्रोजन गैस हम ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन गैस का तो इलेक्ट्रोड नहीं बन सकता, इसलिए हमने एक इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लैटिनम या कार्बन का लिया। इनर्ट क्यों लिया? ताकि ये हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट भी ना करे, और यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं कि इस इलेक्ट्रोड के साथ सरफेस पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो अगर इस तरह की नोटेशन करनी है तो फिर अगर हमें एनोड को रिप्रेजेंट करना है तो हम ये कहेंगे कि एनोड, जैसे अगर हमने हाइड्रोजन गैस ली है तो हाइड्रोजन गैस ये कन्वर्ट हो रही है हाइड्रोजन आयंस में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है। यही वाला फिनोमिना हो रहा है ना, एनोड की सरफेस पर ऑक्सीडेशन। तो अगर अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है तो यूं करेंगे कि हाइड्रोजन गैस और वर्टिकल बार लगाएंगे और ये हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो रही है, और साथ में एक वर्टिकल बार लगा के प्लैटिनम लिख देंगे कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पर ये फिनोमिना हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हाइड्रोजन गैस इधर
कैथोड वाली साइड पर उसकी रिडक्शन हो रही है, तो 2 हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर हमने इसको नोटेशन करनी है तो फिर इस तरह से आएगा कि जो हाइड्रोजन आयन है ये एक्वस से कन्वर्ट हो रहे हैं हाइड्रोजन गैस में, और साथ हम एक प्लेटिनम, एक और बार लगा के प्लेटिनम लिख देंगे कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ ये फिनोमिना हो रहा है। इसी तरह एक और एग्जांपल, अगर हम निकल लेड सेल की एग्जांपल लेते हैं, तो निकल अंडरगो हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो निकल सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है निकल एक्वस में, और हमने डबल बार लगाई जो कि सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लेड एक्वस से लेड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ लेड की हो रही है रिडक्शन। इसी तरह और भी जो सारे एग्जांपल्स हैं इसकी आप रिलेटेड ले सकते हैं, और यही नोटेशन आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी यूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी जो लेफ्ट इलेक्ट्रोड है वहां पर एनोड, वो एनोड ही है और वहां पे ऑक्सीडेशन ही होती है, और जो लेफ्ट राइट वाला इलेक्ट्रोड है वो कैथोड है और वहां पर रिडक्शन का फिनोमेना ही होता है। तो यहाँ तक अब हम अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी अपलोड होती है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।